एक जालिम बाप ने अपनी 5 मासूम बेटियों से शादी कर ली। ये घिनौना जुर्म सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की रात क्या हुआ कि जमीन कांप उठी और आसमान चीख पड़ा। 5 बहनों की चीखें, एक बाप का जुल्म और एक राज जो रात के अंधेरे में दफन हुआ। क्या था वो खौफनाक सच जो महल की दीवारों ने छुपाया? हर पल दिल दहला देने वाला, हर लम्हा दर्द से भरा। ये कहानी आपको सांस लेने न देगी। तैयार हो जाएं, क्योंकि उस रात का अंजाम आपको हिला कर रख देगा। एक छोटे से मोहल्ले की तंग गलियों में, जहां सुबह की अजान और शाम की चहल पहल ही जिंदगी का पता देती थी, एक घर था जो बाहर से तो आम सा दिखता था, मगर इसकी दीवारों ने बरसों से राजों की ऐसी कैद सही थी कि जिनको सुनकर दिल दहल जाता था। ये घर 9 बहनों का मस्कन था। 9 नन्हे दिल जो दुनिया की रंगीनियों से नावाकिफ सिर्फ अपने अब्बा के साए तले पल रहे थे। इनमें से एक थी रेशमा, 14 बरस की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में ख्वाबों की चमक तो थी, मगर वो ख्वाब 4 दीवारियों की कैद में दम तोड़ रहे थे। रेशमा छठी बहन थी। उसकी बड़ी बहनें शुजा, फैजा, समीरन और जरका हर एक अपनी उम्र और समझ के मुताबिक इस घर की खामोशी में जकड़ी हुई थी। छोटी बहनें नादिया, आयशा, जैनब और सबा अभी इतनी समझ नहीं रखती थी कि अपने गिरदोपेश के राजों को समझ सके। उनका अब्बा, जिसे वो अपना बाप मानती थी, एक बुलंद कद, घनी दाढ़ी वाला आदमी था, जिसकी आंखों में हर वक्त एक अजीब सी शिद्दत झलकती थी। मोहल्ले वाले उसे एक नेक और खुदातर्स इंसान समझते थे, जो अपनी बेटियों को दुनिया की शर से बचाने के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहता था। मगर इस घर की हकीकत कुछ और थी। एक ऐसी हकीकत जो रेशमा की समझ में आते ही उसके वजूद को झिंझोड़ गई। रेशमा को याद है वो दिन जब उसने पहली बार अपने अब्बा की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वो 10 बरस की थी और शुजा, जो सबसे बड़ी बहन थी, उस वक्त 18 की हो चुकी थी। शुजा की खूबसूरती ऐसी थी कि घर की खामोशी में भी उसका हुस्न जगमगाता था। लेकिन उस दिन अब्बा ने शुजा को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। घंटों बाद जब शुजा बाहर निकली, उसका चेहरा जर्द था, आंखें सूजी हुई थी और वो एक लफ्ज भी न बोली। रेशमा ने उससे पूछा, आपी क्या हुआ? मगर शुजा ने बस उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं रेशमा, बस अब्बा की बात मानो। उस रात रेशमा की आंखों से नींद गायब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा था। अब्बा का रवैया हमेशा से अजीब था। वो अपनी बेटियों को कभी घर से बाहर न जाने देता, न स्कूल, न मदरसा, न ही मोहल्ले की गलियों में खेलने की इजाजत। रेशमा को पढ़ने का शौक था। वो चुपके से अब्बा की अलमारी से पुरानी किताबें निकाल कर पढ़ती, जिनमें से अक्सर दीनी किताबें या पुराने रिसाले होते। जब वो अब्बा से पढ़ाई की बात करती, वो उसे सीने से लगाता और कहता, मेरी जिगर के टुकड़ों को दुनिया की नजासत से बचाना मेरा फर्ज है, तुम सब मेरी अमानत हो। उसकी आवाज में मोहब्बत तो थी, मगर उस मोहब्बत के पीछे एक ऐसी शिद्दत थी जो रेशमा को उलझन में डाल देती। घर में हर चीज अब्बा के कंट्रोल में थी। बाजार से सामान लाना हो या कपड़ों की खरीदारी, सब कुछ वो खुद करता। जाते वक्त घर को बाहर से ताला लगाता, जैसे वो कोई कीमती खजाना छोड़ कर जा रहा हो। रेशमा को ये बात अजीब लगती। वो सोचती, हम उसकी बेटियां हैं, फिर वो हम पर यूं बेयकीनी क्यों दिखाता है? लेकिन जरका, जो रेशमा से 2 साल बड़ी थी, उसे समझाती, रेशमा, अब्बा हमारे लिए फिक्रमंद है। अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने अकेले हमें पाला। वो बस हमें महफूज रखना चाहते हैं। जरका की बातों में एक मासूमियत थी, मगर रेशमा के दिल में सवाल उठते रहते। वक्त गुजरता गया और घर की फिजा बदलने लगी। शुजा और फैजा, जो दोनों 18 बरस की हो चुकी थी, अब खामोश रहने लगी। वो पहले की तरह हंसती न खेलती। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी छाए रहती।
रेशमा ने देखा कि अब्बा का रवैया भी बदल गया था। वो शुजा और फैजा के साथ ज्यादा वक्त गुजारता, उन्हें अपने कमरे में बुलाता, और जब वो बाहर निकलती उनकी आंखों में एक खालीपन होता। रेशमा ने जरका से पूछा, आपी, ये सब क्या हो रहा है? जरका ने उसे चुप कराया और कहा, रेशमा, बस खामोश रहो। जो अब्बा कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए है, मगर ये भला रेशमा के लिए एक अजाब बनता जा रहा था। एक दिन जब शुजा घर की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, अब्बा ने उसे देख लिया। रेशमा ने पहली बार अपने अब्बा को इस कद्र गुस्से में देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी और उसकी आवाज में एक वहशत थी। उसने शुजा को बालों से पकड़कर अंदर खींचा और चीख कर कहा, तुमने मेरी इज्जत को दाव पर लगाने की जुर्रत की। रेशमा और बाकी बहनें सहम कर एक कोने में दबक गई। शुजा रोती रही, मगर अब्बा का गुस्सा ठंडा न हुआ। उस शाम जब सूरज गुरूब हो चुका था, अब्बा एक काजी के साथ घर आया। रेशमा और उसकी बहनों के दिल धक धक कर रहे थे। अब्बा ने शुजा को अपने सामने बिठाया और काजी से कहा कि वो उनका निकाह पढ़ाए। रेशमा को लगा कि शायद अब्बा शुजा की शादी किसी और से कर रहा है, मगर जब काजी ने निकाह शुरू किया तो रेशमा के पांव तले जमीन खिसक गई। अब्बा ने शुजा से अपना निकाह पढ़वाया। एक बाप जो अपनी बेटी से शादी कर रहा था। रेशमा की समझ में न आया कि ये क्या हो रहा है। उसकी बहनें भी खामोश थी, जैसे सबके हलक में कोई पत्थर अटक गया हो। निकाह के बाद अब्बा ने शुजा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। रेशमा और उसकी बहनें रात भर जागती रही। फैजा, जो शुजा से 1 साल छोटी थी, सबसे ज्यादा परेशान थी। वो बार बार कहती, ये गलत है, एक बाप अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता, मगर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आती। रेशमा के दिल में एक खौफ जाग उठा था, एक खौफ जो उसे बताता था कि ये घर अब कोई घर नहीं, बल्कि एक ऐसी जेल है जहां से निकलना नामुमकिन है। दूसरे दिन जब शुजा अब्बा के कमरे से बाहर आई, उसका चेहरा रो रो कर सूज चुका था। उसकी आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसकी खूबसूरती की पहचान थी। रेशमा ने उससे पूछा, आपी, तुम ठीक हो? मगर शुजा ने बस उसे गले लगाया और चुप रही। फैजा ने अब्बा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर अब्बा ने उसे सख्ती से डांट दिया। उसने कहा, जो लड़की अपने बाप के घर इज्जत से नहीं रह सकती, उसे दुनिया में कोई इज्जत नहीं देगा। इस वाक्य ने घर की फिजा को और भी संगीन कर दिया। रेशमा और उसकी बहनें अब हर वक्त खौफजदा रहती। उन्हें लगता कि अगर उन्होंने अब्बा की बात न मानी तो उनका अंजाम भी शुजा जैसा होगा। मगर फैजा खामोश न रही। वो रेशमा से चुपके चुपके कहती, ये घर हमारे लिए कैदखाना बन चुका है, हमें यहां से निकलना होगा। रेशमा उसकी बातों से डर जाती, मगर उसके दिल में भी एक छोटी सी चिंगारी जाग उठी थी, एक उम्मीद कि शायद वो इस कैद से आजाद हो सकती है। 1 माह बाद अब्बा ने एक और फैसला सुना दिया। उसने फैजा का निकाह भी अपने साथ पढ़वाने का ऐलान किया। रेशमा और उसकी बहनों के लिए यह खबर एक और सदमा थी। फैजा ने इसकी मुखालफत की, मगर अब्बा के सामने उसकी एक न चली। काजी आया, निकाह हुआ और फैजा भी अब्बा के कमरे में चली गई। रेशमा रात भर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस घर में है, क्यों उनका अब्बा उनके साथ ये सब कर रहा है। वक्त गुजरता गया और घर की दीवारें और भी तंग होती गई। शुजा और फैजा अब खामोश रहती। वो घर के कामकाज करती, मगर उनकी आंखों में जिंदगी की चमक गायब थी। रेशमा ने देखा कि अब्बा की नजरें अब समीरन पर ठहरने लगी, जो बहनों में सबसे खूबसूरत थी। रेशमा के दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। वो सोचती, क्या समीरन का भी यही अंजाम होगा? एक रात जब सब बहनें अपने कमरे में थी, समीरन ने रेशमा से कहा, रेशमा, हमें यहां से भागना होगा। अगर हम यहां रहे तो हम सब तबाह हो जाएंगी।
रेशमा ने उसकी बात सुनी, मगर उसके दिल में खौफ की लहरें उठ रही थी। वो सोचती, अगर हम पकड़ी गई तो अब्बा हमारा क्या हाल करेगा। मगर समीरिन के लहजे में एक अज़्म था जो रेशमा को भी हिम्मत देता था। कुछ दिन बाद समीरिन ने रात के अंधेरे में घर से भागने की कोशिश की। वो खिड़की से बाहर निकलने वाली थी कि अब्बा ने उसे देख लिया। उस रात घर में एक तूफान बरपा हो गया। अब्बा ने समीरिन को जबरदस्ती अंदर खींचा और उसे मारा। रेशमा और उसकी बहनें सहम कर एक कोने में दबक गई। अब्बा चीख रहा था, तुम सब मेरी अमानत हो और तुम मेरी बात नहीं मानती। उस रात के बाद समीरिन गायब हो गई। अब्बा ने सबको बताया कि वो रात के अंधेरे में भाग गई, मगर रेशमा के दिल में एक शक जाग उठा। क्या वाकई समीरिन भाग गई थी या अब्बा ने उसके साथ कुछ और किया था? रेशमा की आंखों में समीरिन की आखिरी चीख अब भी गूंज रही थी। उस रात जब अब्बा ने उसे बालों से खींचकर घर के अंदर लाया था, रेशमा और उसकी बहनों के दिल में एक ऐसी दहशत बैठ गई थी जो रातों की नींद छीन लेती थी। समीरिन की गुमशुदगी ने घर की खामोशी को और भी संगीन कर दिया था। अब्बा ने सबको यही बताया कि समीरिन रात के अंधेरे में भाग गई, मगर रेशमा के दिल में एक कांटा सा चुभता था। वो सोचती, समीरिन जो कभी घर की दहलीज पार नहीं कर सकी, वो अकेली कहां जा सकती है? इस सवाल का जवाब उसे रातों को जगाता और उसके दिल में एक अजीब सा शक गहरा होता जा रहा था। घर की फिजा अब पहले से भी ज्यादा दम घुटने वाली हो गई थी। शुजा और फैजा जो अब्बा के निकाह में जा चुकी थी, अब जिंदा लाशों की तरह थी। वो घर के कामकाज करती, खाना पकाती, कपड़े धोती, मगर उनकी आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उनकी मासूमियत की निशानी थी। रेशमा ने देखा कि शुजा का चेहरा दिन ब दिन जर्द होता जा रहा था। उसका जिस्म कमजोर हो गया था और वो अक्सर चुपचाप दीवार की तरफ देखती रहती। फैजा जो कभी सबसे ज्यादा बहादुर थी, अब खामोशी से अब्बा के हर हुक्म की तामील करती। रेशमा के दिल में एक दर्द उठता जब वो अपनी बड़ी बहनों को इस हाल में देखती। वो सोचती, क्या हम सबका यही अंजाम होगा? अब्बा की नजरें अब जरका पर ठहरने लगी, जो रेशमा से 2 साल बड़ी थी। जरका एक सादा और खामोश लड़की थी जो हमेशा अब्बा की बात मानती थी। वो रेशमा को समझाती, रेशमा, अब्बा जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। मगर रेशमा के दिल में अब वो भरोसा बाकी न था। समीरिन की गुमशुदगी ने उसे झिंझोर कर रख दिया था। वो रातों को जाग कर सोचती कि क्या जरका भी उसी राह पर चल पड़ेगी जिस पर शुजा और फैजा चली गई। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, रेशमा चुपके से जरका के पास गई। वो दोनों बावर्ची खाने में अकेले थे, जहां दाल की हांडियां चूल्हे पर चढ़ी थी। रेशमा ने हिम्मत करके पूछा, जरका आपी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में कुछ गलत हो रहा है? जरका के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। उसने रेशमा की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी झलकी। वो बोली, रेशमा, ऐसी बातें न किया कर, अगर अब्बा ने सुन लिया तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, मगर रेशमा समझ गई कि जरका भी इस हकीकत से वाकिफ है, बस उसे मानने की हिम्मत नहीं। उस रात जब सब बहनें अपने कमरे में थी, रेशमा ने देखा कि अब्बा जरका को अपने कमरे में ले गया। रेशमा का दिल धक से रह गया। वो रात भर जागती रही, दरवाजे की तरफ कान लगाए, मगर उसे कुछ सुनाई न दिया। सुबह जब जरका बाहर आई, उसका चेहरा जर्द था और उसकी चाल में एक अजीब सी थकन थी। रेशमा ने उससे पूछा, आपी, तुम ठीक हो? जरका ने बस सर हिलाया और चुप रही। उस दिन के बाद जरका बदल गई। वो पहले की तरह रेशमा से बातें न करती, न ही उसे समझाती। वो बस खामोशी से अपने काम में लगी रहती। कुछ दिन बाद अब्बा ने एक और फैसला सुना दिया। उसने ऐलान किया कि वो जरका से निकाह करेगा। रेशमा के लिए ये खबर एक और सदमा थी।
वो रात भर रोती रही, अपनी बहनों के लिए, अपने लिए, उस घर के लिए जो अब एक जेल से कम न था। निकाह का दिन आया और काजी ने अब्बा और जरका का निकाह पढ़ दिया। रेशमा और उसकी बहनों ने खामोशी से ये सब देखा, जैसे उनके पास कोई चारा ही न हो। जरका अब अब्बा के कमरे में रहने लगी और रेशमा ने देखा कि उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों में हर वक्त एक अजीब सी खुमारी छाई रहती। रेशमा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो सोचती, ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम इस घर से कभी आजाद हो पाएंगी? उसे समीरिन की याद सताने लगी। वो सोचती कि शायद समीरिन वाकई भाग गई हो, मगर उसके दिल में एक आवाज कहती कि समीरिन के साथ कुछ और हुआ है। वो अब्बा से इस बारे में पूछना चाहती थी, मगर उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका अंजाम भी समीरिन जैसा होगा। एक दिन जब रेशमा घर के पिछले आंगन में कपड़े धो रही थी, उसे एक अजीब सी चीज नजर आई। आंगन के एक कोने में, जहां कभी कोई नहीं जाता था, जमीन खुदी हुई दिखाई दी। रेशमा का दिल धक से रह गया। वो चुपके से उस तरफ गई और जमीन को हाथ से खुरचने लगी। वहां कुछ नहीं था, मगर उसकी उंगलियों के नीचे जमीन गीली थी, जैसे हाल ही में वहां कुछ दफन किया गया हो। रेशमा के दिल में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या ये समीरिन से मुताल्लिक है? उसने फौरन खुद को संभाला और वापस काम में लग गई, मगर उसका दिल अब इस घर से और भी बेजार हो गया था। वक्त गुजरता गया और घर की दीवारें और भी तंग होती गई। शुजा अब हामिला थी और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब्बा ने उसे बहनों के कमरे में वापस भेज दिया और जरका को अपने पास रख लिया। रेशमा ने देखा कि अब्बा की नजरें अब उस पर ठहरने लगी। वो 14 बरस की थी, मगर उसकी मासूमियत और खूबसूरती अब्बा की आंखों में एक अजीब सी चमक लाती थी। रेशमा को लगता जैसे वो किसी शिकारी के जाल में फंस रही है। एक रात जब सब बहनें सो रही थी, रेशमा ने फैसला किया कि वो अब्बा से समीरिन के बारे में पूछेगी। वो चुपके से अब्बा के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से अब्बा की आवाज आ रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। रेशमा ने कान लगाए और जो उसने सुना उससे उसके पांव तले जमीन खिसक गई। अब्बा कह रहा था, समीरिन बहुत हठधर्मी थी, उसे ठीक करना पड़ा। अब अगली रेशमा है, वो सेट हो जाएगी। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गई कि समीरिन भागी नहीं थी। अब्बा ने उसके साथ कुछ किया था। रात के 11 बजे जब घर में सन्नाटा था, रेशमा और आयशा चुपके से खिड़की के पास गई। उन्होंने खिड़की को आहिस्ता से खोला और बाहर झांका। बाहर गली सुनसान थी और चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, आयशा, डरना नहीं, हम आजाद हो जाएंगे। दोनों ने खिड़की से बाहर छलांग लगाई और गली में भागना शुरू कर दिया, मगर उनका भागना इतना आसान न था। वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि पीछे से अब्बा की चीख सुनाई दी, रेशमा, आयशा। रेशमा का दिल धक से रह गया। वो मुड़कर देखी तो अब्बा तेजी से उनकी तरफ भाग रहा था। रेशमा ने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ा और भागना शुरू कर दिया। वो गलियों से गुजरती रहीं, अंधेरे में ठोकर खाती रहीं, मगर रुकना उनके बस में न था। अब्बा की आवाज पीछे से आती रही और रेशमा के दिल में एक ही धुन थी, भागना, बस भागना। वो दोनों एक छोटी सी मस्जिद के पास जाकर रुक गई। उनकी सांस फूल रही थी और उनके पांव जख्मी हो चुके थे। रेशमा ने आयशा को गले लगाया और कहा, आयशा, हमने कर दिखाया। मगर उसकी खुशी ज्यादा देर न रही। मस्जिद के चौकीदार ने उन्हें देख लिया और पूछा, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? रेशमा ने हिम्मत करके कहा, हमें मदद चाहिए, हमारे घर में। उसकी बात अधूरी रही क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे।
चौकीदार ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी दिया। उसने कहा, तुम सुबह तक यही रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रेशमा और आयशा रात भर मस्जिद के एक कोने में दबक कर बैठी रही। उन्हें डर था कि अब्बा उन्हें ढूंढ लेगा, मगर उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। शायद वो आजाद हो जाए, शायद वो इस कैद से निकल जाए जो उनकी जिंदगी को निगल रही थी। रेशमा और आयशा मस्जिद के एक कोने में दबक कर बैठी थी, जहां चांद की हल्की रोशनी पत्थरीले फर्श पर रक्स कर रही थी। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और हर हल्की सी आहट पर वो चौंक जाती। अब्बा की चीख जो उन्होंने गली में भागते हुए सुनी थी, अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। उन्हें डर था कि वो किसी भी लम्हे उन्हें ढूंढ लेगा और उस घर की तारीक दीवारों में वापस ले जाएगा जहां उनकी रूहें बरसों से कैद थी। मगर रहीम चाचा, मस्जिद के बूढ़े चौकीदार की नरम आवाज और उसकी गहरी आंखों में छिपी हमदर्दी ने उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगाई थी। रेशमा ने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ा और सरगोशी में कहा, आयशा, हम अब वापस नहीं जाएंगी, चाहे जो हो जाए। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में डर और अज़्म का एक अजीब सा इम्तिजाज था। वो बोली, रेशमा आपी, क्या हम वाकई आजाद हो जाएंगे? रेशमा के पास उसका कोई ठोस जवाब न था, मगर उसने आयशा को गले से लगाया, जैसे उसके सीने में धड़कता अज़्म उसे भी हिम्मत दे रहा हो। रहीम चाचा, जिनकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें बरसों की हिकमत की गवाही देती थी, रात भर उनके पास बैठे रहे। उन्होंने रेशमा और आयशा को पानी पिलाया, कुछ बिस्किट दिए और सुबह होने तक ज्यादा सवालात न किए। जब फजर की अजान की आवाज फिजा में गूंजी तो रहीम चाचा ने उनसे कहा, बेटिया, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मुझे सच जानना होगा। रेशमा के दिल में एक हिचकिचाहट थी। वो नहीं जानती थी कि वो इस अजनबी पर भरोसा कर सकती है या नहीं। बरसों की कैद ने उसे हर इंसान पर शक करने की आदत डाल दी थी, मगर उसके पास और कोई चारा न था। उसने आयशा की तरफ देखा, जिसने हल्का सा सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि अब सच बोलने का वक्त है। रेशमा ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके लफ्जों में एक ऐसी सच्चाई थी जो रहीम चाचा के दिल को छू गई। उसने बताया कि कैसे वो और उसकी 9 बहनें बरसों से उस घर में कैद थी, कैसे अब्बा ने उन्हें दुनिया से दूर रखा, न स्कूल जाने दिया, न मदरसे, न ही घर की दहलीज पार करने की इजाजत दी। उसने बताया कि कैसे शुजा, फैजा और जरका से अब्बा ने निकाह किया और कैसे समीरिन रात के अंधेरे में गायब हो गई। जब उसने समीरिन के बारे में बताया और ये कि उसे शक है कि अब्बा ने उसके साथ कुछ गलत किया, रहीम चाचा का चेहरा संजीदा हो गया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, ये बहुत संगीन बात है, तुम्हें अब पुलिस के पास जाना होगा। रेशमा का दिल धक से रह गया। उसने कभी पुलिस को नहीं देखा था। उसके जहन में पुलिस की तस्वीर वही थी जो अब्बा ने बनाई थी, कि वो जालिम होते हैं और लड़कियों की इज्जत को खतरे में डालते हैं। उसने डरते हुए कहा, चाचा, अगर हम पुलिस के पास गए और अब्बा को पता चल गया तो वो हमें। उसकी आवाज भारी हो गई। रहीम चाचा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह पर भरोसा रखो। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो रेशमा के खौफ को कम कर रहा था। सुबह होते ही रहीम चाचा रेशमा और आयशा को अपने एक पुराने दोस्त के घर ले गए, जो मोहल्ले से कुछ फासले पर था। उस दोस्त का नाम सिद्दीक था, जो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था। सिद्दीक साहब एक मियाना कद, सफेद बालों वाले शख्स थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने रेशमा और आयशा को अपने घर के आंगन में बिठाया, जहां उनके पोते पोतियां खेल रहे थे। रेशमा ने पहली बार बच्चों को आजादाना खेलते देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हसरत जाग उठी। सिद्दीक साहब ने रेशमा की कहानी सुनी और उनका चेहरा
गुस्से और अफसोस से भर गया। उन्होंने फौरन मुकामी थाने से राब्ता किया और कहा, यह मामला फौरी तवज्जो मांगता है। रेशमा और आयशा को थाने ले जाया गया, जहां एक खातून पुलिस अफसर इंस्पेक्टर फौजिया ने उनसे बात की। फौजिया की उम्र 40 के करीब थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी जो रेशमा के खौफ को कम कर रही थी। उसने रेशमा से कहा, बेटी, तुम जो बताओगी वो हमारे दरमियान रहेगा, बस सच बोलना। रेशमा ने अपनी कहानी दोबारा दोहराई और इस बार उसके आंसुओं ने उसकी बातों को और भी वजनी कर दिया। उसने बताया कि कैसे अब्बा ने शुजा, फैजा और जरका को अपनी बीवियां बनाया, कैसे समीरिन गायब हो गई और कैसे उसे शक है कि अब्बा ने समीरिन के साथ कुछ गलत किया। आयशा ने भी हिम्मत करके कुछ बातें बताई, खास तौर पर यह कि अब्बा कैसे उन्हें हर वक्त डराता था और घर को बाहर से ताला लगाकर जाता था। फौजिया ने रेशमा की बात गौर से सुनी और कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। हम अब तुम्हारे अब्बा की तफ्तीश करेंगे और तुम्हारी बहनों को भी उस घर से निकालेंगे। रेशमा के दिल में एक अजीब सा सुकून आया, मगर साथ ही उसे अपनी बहनों की फिक्र सताने लगी। वो सोचती, शुजा आपी, फैजा आपी, जरका, क्या वो ठीक होंगी? और समीरिन कहाँ है? फौजिया ने रेशमा और आयशा को एक आरजी पनाहगाह में मुंतकिल किया, जो शहर के मात में वाक़े था। यह पनाहगाह एक छोटा सा कंपाउंड था, जहां कई और लड़कियां रहती थी, जिनकी कहानियां रेशमा की कहानी से मिलती जुलती थी। वहां की एक कारकुन बशरा ने रेशमा और आयशा की देखभाल की। बशरा एक गर्मजोश औरत थी, जिसकी हर बात में एक मां की सी शफकत झलकती थी। उसने रेशमा से कहा, बेटी, अब तुम महफूज हो, यहां कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। दूसरी तरफ पुलिस ने रेशमा के घर पर छापा मारा। जब वो घर पहुंची तो अब्बा वहां मौजूद था। उसने पुलिस को देखकर गुस्से से चीखना शुरू कर दिया, ये मेरा घर है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मगर फौजिया ने उसे सख्त लहजे में कहा, खामोश रहो वरना हथकड़ी लगाई जाएगी। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की और एक कमरे में, जो बाहर से ताला बंद था, उन्होंने रेशमा की बहनों को पाया। शुजा, फैजा, जरका, नादिया, जैनब और सबा एक कोने में सहम कर दबक गई थी। शुजा, जो हामिला थी, बहुत कमजोर दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। मगर जब फौजिया ने उसे बताया कि रेशमा और आयशा ने पुलिस को बुलाया है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई। पुलिस ने अब्बा को हिरासत में ले लिया और बहनों को पनाहगाह में मुंतकिल किया। जब रेशमा ने अपनी बहनों को देखा तो वो उनसे लिपटकर रोने लगी। शुजा ने उसे गले लगाया और कहा, रेशमा, तुमने ये कैसे किया? रेशमा ने रोते हुए कहा, आपी, मैं तुम सबको उस जेल से निकालना चाहती थी। जरका खामोश थी, मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी और दर्द झलक रहा था। फैजा ने रेशमा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने वो किया जो हम में से कोई ना कर सका। छोटी बहनें नादिया, जैनब और सबा अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, मगर वो रेशमा से लिपट गई जैसे वो उनकी मुहाफिज हो। मगर समीरिन अब भी गायब थी। रेशमा ने फौजिया को सहन के उस कोने के बारे में बताया जहां उसे जमीन खुदी हुई नजर आई थी। पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली, मगर वहां कुछ न मिला। जमीन गीली जरूर थी, मगर कोई सबूत न था। रेशमा को लगता था कि अब्बा ने समीरिन के साथ कुछ किया है, मगर उसके पास कोई ठोस सबूत न था। फौजिया ने रेशमा से वादा किया कि वो समीरिन को ढूंढ निकालेंगी, चाहे इसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े। पनाहगाह में रहते हुए रेशमा और उसकी बहनों को एक नई जिंदगी की झलक नजर आने लगी। बशरा ने उन्हें पढ़ना सिखाना शुरू किया और रेशमा की आंखों में वो चमक वापस आई जो बरसों से दब गई थी। वो पढ़ाई में दिल लगाती और उसे लगता जैसे वो अपने ख्वाबों को दोबारा जिंदा कर रही है। शुजा की सेहत बेहतर होने लगी और डॉक्टरों ने उसे बताया
कि उसका बच्चा सेहतमंद है। फैजा ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी खामोशी तोड़ना शुरू किया। वो रेशमा से कहती, तुमने हमें एक नई जिंदगी दी रेशमा। मगर जरका अब भी खामोश रहती। वो रातों को अकेली बैठ कर रोती और रेशमा को लगता कि जरका अपने आप को इस सब का जिम्मेदार समझती है। एक दिन जब रेशमा पनाहगाह के सहन में किताब पढ़ रही थी, फौजिया वहां आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने रेशमा को बुलाया और कहा, रेशमा, हमें तुम्हारे अब्बा के बारे में कुछ मालूमात मिली है। रेशमा का दिल धक से रह गया। वो फौजिया के साथ एक छोटे से कमरे में गई, जहां एक फाइल उसके सामने रखी थी। फौजिया ने कहा, तुम्हारा अब्बा, वो तुम्हारा बाप नहीं है। रेशमा के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने हैरत से पूछा, फिर वो कौन है? फौजिया ने बताया कि अब्बा, जिसका असली नाम आरिफ था, एक मुनज्जम जुर्म पेशा गिरोह का हिस्सा था। वो बरसों से लड़कियों को अगवा करता था, उन्हें पालता और फिर उनसे गलत काम करवाता। शुजा, फैजा, जरका और रेशमा समेत तमाम बहनें या तो अगवाशुदा थी या उन लड़कियों की औलाद थी जो इस गिरोह के हाथों तबाह हुई थी। रेशमा के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो सोचती, तो हम सब, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं। फौजिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रेशमा, ये सच जानना मुश्किल है, मगर ये तुम्हारी आजादी की तरफ पहला कदम है। रेशमा रात भर जागती रही। उसे लगता जैसे उसकी पूरी दुनिया झूठ का पुलिंदा थी। वो अपनी बहनों से प्यार करती थी, मगर अब उसे पता चला कि वो खूनी रिश्ते में भी बंधी नहीं है। उसने फैसला किया कि वो अपनी बहनों को ये सच बताएगी, मगर उसे डर था कि वो इसे सुनकर टूट जाएंगी। अगली सुबह उसने शुजा, फैजा और जरका को एक तरफ बुलाया और फौजिया से मिले सच को दोहराया। शुजा रो पड़ी, फैजा खामोश हो गई और जरका ने बस रेशमा का हाथ पकड़ लिया। वो बोली, रेशमा, तुम हमारी बहन हो, चाहे खून का रिश्ता हो या न हो। पनाहगाह के छोटे से कमरे में, जहां वो और उसकी बहनें एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी, रेशमा ने फैसला किया कि वो इस सच को अपनी ताकत बनाएगी। समीरन को ढूंढेगी, बल्कि उस घर के तमाम राजों से पर्दा उठाएगी जिसने उनकी जिंदगियों को बरसों कैद में रखा था। पनाहगाह में दिन गुजरने लगे और रेशमा की जिंदगी में एक अजीब सा तवाजुन आया। सुबह वो बशरा के साथ पढ़ाई करती, जहां उसने न सिर्फ उर्दू बल्कि रियाजी और साइंस के बुनियादी असबाग भी सीखना शुरू किए। उसकी आंखों में वो चमक वापस आ रही थी जो बरसों से आरिफ की कैद ने दबाई थी। वो हर नए लफ्ज, हर नई बात को अपने जहन में समेटती, जैसे वो अपने खोए हुए ख्वाबों को दोबारा जोड़ रही हो। शुजा, जो अब अपने हामल के आखिरी महीनों में थी, दिन ब दिन सेहतयाब हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसका बच्चा सेहतमंद है और ये खबर शुजा के जर्द चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ले आई। फैजा ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी खामोशी तोड़ना शुरू कर दिया था। वो रेशमा से घंटों बातें करती और कभी कभार अपने दिल का बोझ हल्का करती। वो कहती, रेशमा, अगर तुम न होती तो हम उस घर में हमेशा के लिए मर जाती। मगर जरका अब भी अपने खोल में बंद थी। वो रातों को अकेली बैठकर रोती और रेशमा को लगता कि जरका खुद को इस सब का जिम्मेदार समझती है। रेशमा ने जरका से बात करने की कोशिश की। एक शाम जब पनाहगाह का सहन सुनसान था और आसमान पर तारों ने अपना जाल बिछाया था, रेशमा जरका के पास गई। जरका एक बेंच पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे वो सितारों में कोई जवाब तलाश रही हो। रेशमा ने आहिस्ता से कहा, जरका आपी, तुम क्यों खुद को इस कदर सजा दे रही हो? जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। जरका की आंखें भीग गई। उसने रेशमा की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, रेशमा, मैंने तुम सबको समझाया कि अब्बा जो करता है हमारे भले के लिए करता है। मैंने उसकी बातों पर यकीन किया। अगर मैं उस वक्त सच देख लेती तो शायद समीरन आज हमारे साथ होती।
रेशमा ने जरका का हाथ पकड़ा और कहा, आपी, हम सब ने उस पर यकीन किया था। वो हमारा बाप नहीं था, लेकिन उसने हमें अपनी गिरफ्त में इस तरह जकड़ा कि हम सच को देख ही न सके। मगर अब हम आजाद हैं। अब हम समीरिन को ढूंढेंगे और उसे वापस लाएंगे। जरका ने रेशमा को गले लगाया और उसके आंसू रेशमा के कंधे पर गिरे। उस लम्हे में रेशमा ने महसूस किया कि जरका का बोझ कुछ हल्का हुआ है। वो दोनों देर तक खामोश बैठी रहीं और आसमान के तारों ने उनके जख्मों पर एक नरम सा मरहम रखा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फौजिया आरिफ की तफ्तीश में मसरूफ थी। उसने रेशमा और उसकी बहनों के बयानों की रोशनी में आरिफ के जुर्मों की गहराई तक जाने की ठान ली थी। पुलिस ने आरिफ के घर से कुछ दस्तावेजात बरामद किए, जिनमें जाली शनाख्त के कागजात और कुछ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड शामिल थे। फौजिया को शुबहा था कि आरिफ अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा गिरोह था जो लड़कियों के अगवा और उनसे गलत काम कराने का धंधा चलाता था। रेशमा ने फौजिया को घर के सहन के उस कोने के बारे में बताया था जहां उसे जमीन खुदी हुई नजर आई थी। पुलिस ने वहां दोबारा तलाशी ली और इस बार उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो रेशमा के शुबहे को ताकत देती थी। एक फटा हुआ दुपट्टा और कुछ बाल जो शायद समीरिन के हो सकते थे। फौजिया ने इन चीजों को फ्रांसिक लैब में भेज दिया और रेशमा से वादा किया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगी। पनाहगाह में रेशमा और उसकी बहनों की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। बशरा ने उन्हें न सिर्फ पढ़ाई सिखाई बल्कि उन्हें खुद एतमादी के असबाक भी दिए। वो कहती, बेटियों, तुम्हारा माजी तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है। तुम जो चाहो वो बन सकती हो। रेशमा इन लफ्जों को अपने दिल में समेटती। वो सोचती कि वो एक दिन स्कूल जाएगी, शायद डॉक्टर बने या उस्ताद, ताकि वो दूसरी लड़कियों को उस कैद से बचा सके जिसमें वो बरसों रही। शुजा का बच्चा पैदा होने वाला था और उसके लिए पनाहगाह में सब ने तैयारियां शुरू कर दी। रेशमा और फैजा ने मिलकर छोटे छोटे कपड़े बनाए और जरका ने एक झूला तैयार किया। जब रेशमा ने शुजा को वो झूला दिखाया तो शुजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रेशमा, ये बच्चा तुम सबकी वजह से इस दुनिया में आ रहा है। तुमने मुझे दोबारा जीने की वजह दी। रेशमा ने शुजा का हाथ पकड़ा और कहा, आपी, ये बच्चा हम सबका है। हम इसे वो मोहब्बत देंगे जो हमें कभी न मिली। एक दिन जब रेशमा पनाहगाह के सहन में अपनी किताब पढ़ रही थी, फौजिया वहां आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक भी थी। उसने रेशमा को बुलाया और कहा, रेशमा, हमें समीरिन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, आप ही कहाँ है? क्या वो ठीक है? फौजिया ने कहा, हमें एक इत्तिला मिली है कि एक लड़की जिसकी तफसील समीरिन से मिलती है, शहर के मज़ापात में एक घर में देखी गई है। हम आज रात वहां छापा मारने जा रहे हैं। रेशमा की आंखों में उम्मीद और खौफ का एक तूफान उठा। वो सोचती, अगर समीरिन जिंदा है तो हम उसे वापस लाएंगे, और अगर उसने अपना ख्याल झटका, वो समीरिन के बिना अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी न कर सकती थी। उसने फौजिया से कहा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं। फौजिया ने इनकार किया। रेशमा, ये खतरनाक हो सकता है, तुम यहां अपनी बहनों के साथ रहो। मगर रेशमा ने जिद की, फौजिया बाजी, समीरिन मेरी बहन है, मुझे उसके पास जाना है। फौजिया ने रेशमा की आंखों में अज़्म देखा और बिलाखिर मान गई, बशर्ते कि वो पुलिस की हिफाजत में रहे। रात के अंधेरे में रेशमा फौजिया और पुलिस की एक टीम के साथ उस घर की तरफ रवाना हुई। वो घर शहर के एक वीरान इलाके में था, जहां गलियां तंग और तारीक थी। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक खौफनाक मंजर था। कई लड़कियां, जिनमें से कुछ रेशमा से भी छोटी थी, वहां कैद थी। रेशमा की निगाह एक कोने में पड़ी जहां एक लड़की बैठी थी।
जिसका चेहरा जर्द और बाल बिखरे हुए थे। रेशमा ने उसे देखते ही चीख मारी, समीरन। वो उसकी तरफ भागी और उसे गले लगा लिया। समीरन कमजोर थी मगर जिंदा थी। उसकी आंखों में खौफ था, मगर जब उसने रेशमा को देखा तो उसके होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आई। पुलिस ने समीरन और दीगर लड़कियों को वहां से निकाला और आरिफ के गिरोह के कई अरकान को गिरफ्तार किया। समीरन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया। रेशमा उसके साथ रही, उसका हाथ पकड़े और उससे वादा किया कि वो अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। समीरन ने रेशमा से कहा, रेशमा, मैंने सोचा था कि मैं कभी तुम सबको नहीं देख पाऊंगी। रेशमा ने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, अब हम सब एक साथ हैं। समीरन, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पनाहगाह वापस आने पर जब रेशमा ने समीरन को अपनी बहनों से मिलाया तो वो लम्हा आंसुओं और खुशी का एक समुंदर था। शुजा, फैजा, जरका और छोटी बहनें समीरन से लिपट गई। जरका, जो अब तक खुद को कसूरवार समझती थी, समीरन से माफी मांगती रही। समीरन ने उसे गले लगाया और कहा, जरका, तुमने जो किया वो इसलिए कि तुम हमें बचाना चाहती थी। अब हम सब आजाद हैं। उस रात जब सब बहनें पनाहगाह के सहन में बैठी थी, रेशमा ने आसमान की तरफ देखा। तारों की चमक अब उसे खौफनाक नहीं लगती थी, वो अब आजादी की अलामत थी। रेशमा ने सोचा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आरिफ और उसके गिरोह के खिलाफ मुकदमा चल रहा था और फौजिया ने बताया कि इस गिरोह के कई बड़े सरगना की गिरफ्तारी अभी बाकी थी। मगर रेशमा के दिल में एक अज़्म था। वो न सिर्फ अपनी बहनों के लिए बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ेगी जो ऐसी कैद में है। पनाहगाह में जिंदगी अब एक नए रंग में ढल रही थी। शुजा ने एक सेहतमंद बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने उम्मीद रखा। जब रेशमा ने पहली बार उम्मीद को अपनी गोद में लिया तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया। वो उस नन्ही सी जान को देखती और सोचती कि ये बच्ची उस घर की तारीकियों से आजाद पैदा हुई है। शुजा ने रेशमा से कहा, रेशमा, उम्मीद हम सबकी बेटी है। हम उसे वो सब कुछ देंगे जो हमें कभी न मिला। रेशमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और उसके दिल में एक अज़्म जागा कि वो उम्मीद के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएगी। फैजा ने पनाहगाह में एक छोटा सा सिलाई का ग्रुप शुरू किया, जहां वो और दीगर लड़कियां मिलकर कपड़े सीना सीखती थी। फैजा की हुनरमंदी देखकर बशरा ने कहा, फैजा, तुम एक दिन अपना कारोबार शुरू करोगी। फैजा ने हंसते हुए कहा, बशरा बाजी, अगर रेशमा हम सबको इस कैद से निकाल सकती है तो मैं भी कुछ कर सकती हूं। जरका ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना खोल तोड़ना शुरू किया। वो पनाहगाह के बच्चों को कहानियां सुनाने लगी और उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो सबके दिल को छू लेती थी। समीरन की सेहत बेहतर हो रही थी और वो रेशमा के साथ पढ़ाई में दिल लगाती। वो कहती, रेशमा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं ताकि दूसरों के जख्म भर सकूं। रेशमा खुद पढ़ाई में इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि बशरा ने उसे एक मकामी स्कूल में दाखिला लेने की तजवीज दी। रेशमा के लिए ये एक ख्वाब जैसा था। वो सोचती कि वो एक दिन उस्ताद बनेगी और दूसरी लड़कियों को वो इल्म देगी जो उससे छीन लिया गया था। मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी। आरिफ का मुकदमा और उसके गिरोह के बाकी अरकान की गिरफ्तारी। इंस्पेक्टर फौजिया हर हफ्ते पनाहगाह आती और रेशमा को तफ्तीश की पेशरफ बताती। एक दिन फौजिया ने रेशमा को एक बड़ी खबर सुनाई। उन्होंने आरिफ के गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया था, जो एक बासर शख्स था और बरसों से इस गिरोह को चला रहा था। फौजिया ने कहा, रेशमा, तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम इस गिरोह के नेटवर्क तक पहुंचे। अब हम इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। मगर इस खबर के साथ एक और हकीकत सामने आई। फौजिया ने बताया कि आरिफ ने समीरन को एक घर में नहीं बल्कि इस गिरोह के एक अड्डे पर छोड़ा था, जहां वो लड़कियों को गैर कानूनी तौर पर दूसरे शहरों में भेजते थे।
समीरिन की हालत उस वक्त बहुत खराब थी और अगर पुलिस ने उसे वक्त पर न निकाला होता तो शायद वो कभी वापस न आती। रेशमा ये सुनकर रो पड़ी। उसने समीरिन को गले लगाया और कहा, समीरिन, मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगी। समीरिन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, रेशमा, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी दी। मुकदमे की तैयारी के लिए रेशमा और उसकी बहनों को अदालत में गवाही देना थी। ये उनके लिए एक मुश्किल मरहला था। रेशमा को डर था कि आरिफ को दोबारा देखकर वो अपनी हिम्मत खो देगी, मगर जब वो अदालत में दाखिल हुई और आरिफ को हथकड़ियों में देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया। आरिफ की आंखों में अब वो शिद्दत नहीं थी जो कभी रेशमा को डराती थी। वो एक शिकस्त खुर्दा आदमी था जो अपने जुर्मों की सजा भुगतने वाला था। रेशमा ने अदालत में अपना बयान दिया और उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो सबको हैरान कर गई। उसने बताया कि कैसे आरिफ ने उन्हें बरसों कैद में रखा, कैसे उसने उनसे निकाह किया और कैसे समीरिन को गायब किया। शुजा, फैजा, जरका और समीरिन ने भी अपने बयानात दिए और उनकी गवाहियों ने अदालत को झिंझोड़ कर रख दिया। मुकदमा कई महीनों तक चला और आखिरकार अदालत ने आरिफ और उसके गिरोह के अरकान को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब फैसला सुनाया गया तो रेशमा और उसकी बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके आंसू खुशी के थे, इंसाफ के थे। फौजिया ने रेशमा से कहा, रेशमा, तुमने न सिर्फ अपनी बहनों के लिए बल्कि सैकड़ों लड़कियों के लिए इंसाफ हासिल किया। तुम एक हीरो हो। रेशमा ने मुस्कुराकर कहा, फौजिया बाजी, ये हम सब की लड़ाई थी। पनाहगाह से निकलने के बाद रेशमा और उसकी बहनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। बशरा की मदद से उन्हें एक छोटा सा घर मिल गया जहां वो सब एक साथ रहती थी। रेशमा स्कूल जाने लगी और उसकी पढ़ाई में इतनी तरक्की हुई कि उसके उस्ताद उसे हर वक्त शाबाशी देते। फैजा ने अपना सिलाई का कारोबार शुरू किया और उसकी बनाई हुई चीजें मोहल्ले में मशहूर हो गई। जरका ने एक छोटे से मदरसे में पढ़ाना शुरू किया जहां वो बच्चियों को न सिर्फ तालीम देती बल्कि उन्हें खुद एतमादी सिखाती। समीरिन ने मेडिकल की तैयारी शुरू की और उसका अज़्म देखकर रेशमा को फख्र होता। शुजा अपनी बेटी उम्मीद के साथ एक नई जिंदगी गुजार रही थी और छोटी बहनें नादिया, जैनब और सबा अब स्कूल में खुशी खुशी पढ़ती थी। एक शाम जब रेशमा और उसकी बहनें अपने घर के सहन में बैठी थी, रेशमा ने आसमान की तरफ देखा। तारों की चमक अब उसके लिए एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू हुई मगर उम्मीद पर खत्म हुई। उसने सोचा कि उनकी लड़ाई ने न सिर्फ उन्हें आजाद किया बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी एक रास्ता खोला। वो जानती थी कि दुनिया में अब भी कई आरिफ जैसे लोग हैं, मगर वो ये भी जानती थी कि हर जुल्म के खिलाफ एक रेशमा भी है जो लड़ेगी और जीतेगी। रेशमा ने अपनी बहनों की तरफ देखा और कहा, हमने अपनी कहानी खुद लिखी है, अब हम इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। शुजा ने मुस्कुरा कर कहा, रेशमा, तुम हमारी रहनुमा हो। और उस लम्हे में रेशमा ने महसूस किया कि वो वाकई आजाद है, न सिर्फ जिस्म से बल्कि रूह से भी। प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों ने रिहाई की राह की ये पूरी कहानी सुनी जो रेशमा और उसकी बहनों की हिम्मत, जद्दोजहद और उम्मीद की दास्तान है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपके दिल को छुआ? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी दिल को छूने वाली कहानियां आप तक लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। मिलकर इस सफर को और खूबसूरत बनाएं।